गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर देखिए। मैं ये कह रहा हूं, एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि एक शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर हिज रियल, तब आपको बताना है कि उसका रियल प्रॉफिट क्या होगा। ये बात आपको बताना है, ठीक है, ये बात आपको बताना है। कह रहे कि एक शॉपकीपर जो है वो सेलिंग प्राइस पे ये करता है, प्रॉफिट को काउंट करता है, गणना करता है। लाभ तथा हानि की जो गणना है ना वो सेलिंग प्राइस पे करता है, लेकिन जिससे की वजह से उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट होता है। तब आपको बताना है कि उसका रियल प्रॉफिट क्या होगा, ये इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब अगर इसके बारे में आपको बताना है तो यहाँ पे मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, एक बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक बात आप समझिए। वैसे ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल आप एक बात समझिए कि प्रॉफिट या फिर लॉस इज ऑलवेज कंसिडर ऑन सीपी। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कंसिडर किया जाता है। प्रॉफिट या फिर लॉस को हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इतना बात तो क्लियर है। अगर अब इतना बात अगर आपको क्लियर है तो अब आप ये बात समझिए कि अगर हम लोगों के पास अगर प्रॉफिट हो रहा भाई, तो प्रॉफिट के केस में वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होगा भाई, ये बात होगी। तो अब जब सेलिंग प्राइस पे ये प्रॉफिट को ये कर रहा है तो ये सेलिंग प्राइस को 100 मानेगा। जब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे करते हैं तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, तो सेलिंग प्राइस को 100 मान रहा है और सीपी इसको नहीं मालूम, और प्रॉफिट इसके हिसाब से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। प्रॉफिट 25 का हो रहा है। तो अगर यहां से देखें तो सीपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 75। यानी कि सीपी 75 है और प्रॉफिट अपने पास कितना का है, 25 का है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, कि सर रियल प्रॉफिट जो होगा, रियल प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो रियल प्रॉफिट जो होगा ना वो कितने का होगा, 25 का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। रियल प्रॉफिट 25 का होगा, और जो सीपी प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी कितना था, 75। यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 33.1/3%। ये अपना आंसर। यानी कि जो रियल प्रॉफिट होगा ना वो निकालना है। यही बात आपसे कह रहा है कि फाइंड इज रियल प्रॉफिट। तो रियल प्रॉफिट जो अपने पास होगा उसका वो 33.1/3% होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस पे कंसिडर करने की वजह से उसको कितना आ रहा था, 25% की प्रॉफिट आ रही थी, ठीक है। इस बात को आप समझिए। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस बात को, और आपको इस तरीके से इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे कह देता है भाई कि यहाँ पे उसको सपोज करिए कि 16/2/3% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 16/2/3% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे अगर कहेगा तो हम लोग एक बात तो जानते हैं कि सर एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट की बात होगी। तो एसपी अगर अपने पास अगर हम लोगों ने 100 ले लिया है तो सीपी कितना होगा, सीपी नहीं मालूम। तो यहाँ पे चूंकि 100 पे 16/2/3 तो 16/2/3 हो जाएगा। 16/2/3 की बात करेंगे तो 16/2/3 आएगा। 100 का 16/2/3 16/2/3, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग सीपी अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो सीपी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 16/2/3, ठीक है। 16/2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को निकालना है, अगर इसमें से इसको घटाना है तो आप क्या करेंगे, 100 में से 16.2/3 घटाना है तो आप क्या करिए, 17 घटा लीजिए। 17 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 83, और फिर 3 में से 2 घटा करके लिखिए, यानी 1/3। यानी कि सीपी जो है वो कितना है, 83 1/3 है। तो रियल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रियल प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16/2/3 का कितने में से, 83 1/3 में से, ठीक है। तो 100 में से कितना होगा, तो 100 में से कितना होगा, ये बात अगर हम लोगों को निकालना है तो ये बात हमारे पास रियल प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा भाई, 50/3, और अपॉन में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 और 1 10, और 8 × 24 24 और 1 25 अपॉन में 3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0, और इंटू में 100 था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे तो 25 × 4 = 100, 4 × 5 = 20, यानी कि कितना रहा है, 20%। यानी कि रियल प्रॉफिट कितना था, 20% था, लेकिन ये बोल कितना रहा था, 16/2/3%, ठीक है।
तो अब देखिए, आपको इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ, इतना बड़ा बड़ा काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये बात मैं समझा रहा हूं और इस बात को आप समझिए कि एक बात तो आपको भी बात समझ में आया कि सेलिंग प्राइस पे अगर वो कोई प्रॉफिट कंसीडर करता है तो वो वाला जो प्रॉफिट है ना, वो वाला प्रॉफिट कम होता है बशर्ते रियल प्रॉफिट। इतने से बात आपको समझ में आ रही कि ये जो अगर 16/3% जो ये बोल रहा है, चूंकि ये सेलिंग प्राइस पे इसने कंसीडर किया है, तो सेलिंग प्राइस पे अगर कंसीडर किया तो ये वाला जो प्रॉफिट ये जो बोल रहा है ना, ये कम वाला है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ना, वो कम वाला वैल्यू। तो लेस वाला हमको मालूम है कि लेस वाला कितना दिया हुआ सर, 16/3%, यानी कि कितना हो गया 1/6। तो हमें चाहिए क्या, जब लेस दिया हुआ तो हमें मोर चाहिए, तो मोर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये यानी कि अपने पास a/a+b दिया हुआ था, तो a/b यानी कि जो मोर वाला वैल्यू होगा वो कितना होगा a/b, और a/b कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 के कितना हो जाता है 20%। दिस इज ऑल, ये अपना आंसर। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं था। जैसे अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे अगर और कोई दूसरा मैं लिखता हूँ, सपोज करिए अगर 25% प्रॉफिट होता है, तो 25% प्रॉफिट जो बोल रहा है ना, ये क्या बोल, अच्छा इससे पहले 25%, अच्छा कोई और ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं अपने पास 20%, ठीक है। तो 20% अगर हम लोगों ने ले लिया तो 20% जो प्रॉफिट है ये कम दिखा कम रहा है, हो ज्यादा रहा है लेकिन दिखा कम रहा है। तो भाई ये कम वाला यानी कि लेस वाला वैल्यू कितना दिया हुआ 20%, तो 20% का मतलब कितना होगा 1/5, यानी कहने का मतलब a/a+b कम वाला वैल्यू। तो ज्यादा वाला वैल्यू कितना होगा a/b, a/b कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, कहने का मतलब कितना 20%, 25%, ये अपना मोर वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये अपना रियल प्रॉफिट जो होगा वो 25% हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, आप इसमें बहुत ही आसान सा बात है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा, ठीक है। अब इसी में अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बात हो गया, अब अगर लॉस वाला पे देगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कह देता है यहाँ इतना % का प्रॉफिट नहीं हो करके, इसको सपोज करिए कि लॉस हो रहा है, सपोज करिए कि 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रियल लॉस बताइए, रियल लॉस बताइए। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सर जब लॉस 25% का होता है, एक बात मैं समझा रहा हूं कि अगर 25% का अगर लॉस हो रहा है तो ये जो लॉस वाला पार्ट है ना, ये ज्यादा बोल रहा है, यानी कि ज्यादा, यानी मोर वाला वैल्यू ये बोल रहा है और कम वाला वैल्यू चाहिए। तो मोर वाला वैल्यू हमें बोल कितना है, मोर वाला वैल्यू बोल रहा है 25%, यानी कि कितना 1/4, यानी कि a/b हमें दिया हुआ है 1/4, तो हमें चाहिए कितना वाला लेस वाला वैल्यू चाहिए। तो लेस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई a/a+b, यानी कहने का मतलब 1/5, यानी कि कितना हो जाएगा 20%, ये अपना आंसर, दैट्स ऑल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो है ना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करने वाला है। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो अब एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आप परसेंटेज इंक्रीज बढ़िया से समझ गए, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप परसेंटेज इंक्रीज बढ़िया से समझ जाते हैं तो आपको एक चैप्टर है आगे आने वाला, जो चैप्टर है CI, वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर बढ़िया से समझ गए। तो अगर आप परसेंटेज डिक्रीज समझ जाते हैं तब आप यहाँ पे डिस्काउंट वाला पार्ट आप समझ जाएंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जो डिस्काउंट का जो पार्ट आएगा ना वो आप समझ जाएंगे अगर आप परसेंटेज डिक्रीज समझते हैं तब, और यहाँ पे अगर परसेंटेज इंक्रीज समझते हैं तो, ठीक है। तो ये इतनी सी बात। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि भाई एक आदमी है और वो ऑफिस ज्वाइन करता है, ठीक है, और ऑफिस ज्वाइन करता है तो होता ये है कि पहले वर्ष वो इतना लगन से इतना मेहनत काम करता है कि दूसरे साल जब वो पहला जब कंप्लीट कर रहा होता है, जो दूसरे साल में एंट्री करता है, तो दूसरे साल उसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है। सपोज करिए आप इस तरीके से समझिए कि पहले अगर मान लीजिए इसके पास 100 रुपये सैलरी मिल रहा था और एक साल इसने कंप्लीट किया तो इसकी जो सैलरी हुई वो बढ़ गया 10%, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई 110, ठीक है। इसकी जो 10% सैलरी बढ़ गई तो इसकी सैलरी अब कितनी हो गई 110। और जैसे सैलरी बढ़ा तो वो आदमी और मेहनत करने लगा भाई,
और मेहनत किया तो फिर नेक्स्ट ईयर जब उसको और जब वो मेहनत करता है तो उसकी सैलरी फिर से 20% बढ़ा दी जाती है। तो जब 20% फिर से बढ़ा दिया जाता है तो देखिए 110 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 22। 110 का अगर हम लोग 20% अगर हम लोग निकालते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, चूंकि 10% जब हम लोग 10% की बात करेंगे तो 10% कितना होता है 11, और इसका डबल करेंगे तो 20% हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 22। अगर 22 बढ़ गया तो 110 पहले था तो अब कितना हो जाएगा भाई 132। अच्छा, अब ये आदमी जो है, अब ये आदमी देखिए, जो आदमी है वो सोच रहा है कि भाई अगर जब से हम ज्वाइन किए थे तब से लेकर के अभी तक में हमारा क्या सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये तो देख रहा है कि पहले साल फर्स्ट ईयर में कितने की इंक्रीमेंट हुआ था, 10% का इंक्रीमेंट हुआ था, और सेकेंड ईयर में इसका कितने का इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड ईयर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हो गई 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो इस हिसाब से तो इसको लग रहा है कि भाई 30% का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है। क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, अगर ये पहले 100 कमा रहा था और अब अभी जो इसकी इनकम है वो क्या है 132, यानी कि अगर 100 से कितना बढ़ गया भाई 32 बढ़ गया, यानी कि 32 कितने में से बढ़ा है 100 में से, तो 100 में से जो वैल्यू बढ़ता है वही परसेंटेज वैल्यू होता है। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32%। देखिए पहले साल उसका 10% बढ़ा था, दूसरे साल उसका 20% बढ़ा, तो ये टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया भाई 32%। बात समझ में आ रही है ना, कितना का इंक्रीज किया है हम लोगों को, ये बात आपको समझना है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले साल वो कितना बढ़ा दिया, दूसरे साल कितना, ऐसे 3 साल 4 साल 5 साल भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, इसी में अगर अभी समझाने की कोशिश करो, सपोज करिए कि उसका पहले साल फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि 20% बढ़ जाता है, और सेकेंड ईयर में उसका 25% बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसको जानना है कि भाई हमारा जो टोटल इंक्रीमेंट है ना वो कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम कहेंगे कि सर 100, पहले अगर इसका सैलरी 100 था, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने के बाद इसका सैलरी कितना हो गया भाई 120 हो गया। अब 120 यानी कि यहाँ पे 25% बढ़ जाएगा, तो 25% अगर हम लोग इसका बढ़ाएंगे तो कितना 30 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 150 हो गया। यानी अब ये देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है टोटल भाई 50 बढ़ रहा है, कितने में से 100 में से, तो 100 में से जो वैल्यू बढ़ता है उसी को हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज वैल्यू। तो ये अपने पास कितना होगा 50%, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, इतना सब बात आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखिए आपको इतना इस तरीके से करना नहीं है। तो अब हमें अगर निकालना हो सपोज करिए, और इक्विवेलेंट आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए जाए कि एक बार 10% बढ़ गया, दूसरे बार 20% बढ़ गया, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू बताइए कि कितना होगा। अगर एक बार सैलरी में 10% बढ़ जाता है और एक बार 20% बढ़ जाता है, तो उसका अगर हम 1% निकालना चाहते हैं तो उसका कितना होगा, ये वाली बात अगर कहा जाए तब आप क्या करेंगे। तो देखिए एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका इस तरीके से आप बनाएंगे, दूसरा तरीका क्या है, आप एक बात देखिए, दूसरा तरीका आप ये इस तरीके से कह सकते हैं कि सर पहले है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज इंक्रीज का कि x प्लस, मान लीजिए पहले x बढ़ रहा है फिर y बढ़ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है। ये इतना परसेंट डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो कि डायरेक्ट सर अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आप क्या कहेंगे कि x प्लस वाई, अगर x पहले वाला वैल्यू हम x मान ली, बाद वाला वैल्यू अगर हम लोग y मान ली, तो हम लोग क्या कहेंगे x प्लस वाई प्लस में x वाई अपॉन में 100%, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये बात अगर आ गई है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग x की वैल्यू कितना लेंगे भाई 10% प्लस y की वैल्यू कितना लेंगे 20% प्लस x इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 20 अपॉन में 100 अपॉन में 100, इतना ही परसेंट की बात होगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज हटा चुके ऑलरेडी हम लोग वहाँ परसेंटेज लगा रखे हैं, तो अलग अंदर में परसेंटेज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, तो ये अपने पास यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और यहाँ पे कितना होगा 20 10 30 और 2 32%, अभी 32% आ रहा था, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ 32% का, टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 32% का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों को इस तरीके से नहीं बनाना है, अब देखिए फॉर्मूला की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर यहाँ पे इससे अगर हम लोग बनाते हैं 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन में 100 अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास देखिए कितना आ रहा है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा,
2 से अगर हम लोग काटेंगे 2 पच्चीस 10, 5 से काटेंगे 5 पच्चीस 25, 45 और 5 50%। 50% वहां भी आ रहा था, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, 50% का इंक्रीमेंट वहां भी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो अब हम लोगों को इस तरीके से करना नहीं है, हम लोगों को देखिए क्या करना, हम लोग ये बात, इस बात को आप समझिए, ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे भाई, अगर मान लीजिए हमें 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है भाई 1/10, और फिर दोबारा कितना इंक्रीज हुआ 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या बना 1/5, यानी कि 1/10, यानी कि पहले 10 था, एक बढ़ गया 10 में 10%, यानी एक बढ़ गया कितना हो गया 11, और फिर बाद में 5 था और 5 में एक बढ़ गया कितना हो गया भाई 6, यानी कि पहले 5 था फिर 6 हो गया, यानी कि पहले वैल्यू 50 था और फिर बाद में कितना हो गया 66, कितना बढ़ रहा है 16, कितने में से 50 में से, तो 100 में से कितना बढ़ेगा, तो जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास फिर से कितना आ जाएगा 32%, ये अपना आंसर, ठीक है। तो ये तरीका है और इसी तरीके से बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाकी वो जो दोनों हम लोग जो तरीका सीखा वो तो ये सब जगह पे ठीक है, ठीक है, अगर कुछ लोग कहेंगे सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे उससे वो ज्यादा बेस्ट, हाँ फॉर्मूला याद कर लेंगे, जब तक किस तरीके का परसेंटेज वैल्यू दिया तब तक तो ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शन दे देगा ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, जैसे ही आपका फ्रैक्शन परसेंटेज दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी जैसे इसको देखते हैं भाई, 20% की बात कर रहा था, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो यानी कि पहले वैल्यू 5 था, 5 में एक बढ़ा तो कितना हो गया 6, और फिर यहाँ पे भी कितना हो गया 4 था, 4 में से एक बढ़ा तो कितना हो गया 5, यानी कि पहले वैल्यू 20 था और फिर बाद में कितना हो गया 30, कितना बढ़ा भाई 10, कितने में से 20 में से, तो 100 में से कितना होगा, तो 100 में से 1/2 का हम लोग जानते हैं कितना परसेंट होता है 50%, ये अपना आंसर, ये चीज हम लोग निकाल रहे थे, क्या बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे और भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1-2 एग्जांपल लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1-2 और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। चलो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखिए वाला वैल्यू हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं भाई, देखिए क्या है डिक्रीज वाला पार्ट में, देखिए क्या कर रहा है, जैसे मैं वही बात आपसे बोलूं कि आप बताइए वही पहले अगर किसी आदमी का सैलरी 100 रुपया था, 10% उसकी सैलरी में कमी हो गई, 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया भाई 90 हो गया। दूसरे साल क्या हुआ कि 20% की कमी हो गया, तो 20% की कमी हो गया यानी कितने 18 की कमी आ गया, यानी कितना का कमी हो गया 72। अब इस तरीके से देखिए कमी तो दिख रहा है कि कितना का कमी हो रहा था 10% और 20% कितना कमी हो रहा था 30, लेकिन वास्तव में 30% की कमी हुआ नहीं, कितने का कमी हुआ 28 का, कितने में से 100 में से, तो 100 में से जो वैल्यू कमी होती है वही हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है, यानी कि 28%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी निकालने के लिए बोलता है, 2 या 3 या 4 डिस्काउंट दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि आप क्या करिए इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल करके बताइए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि x + y माइनस XY/100, इतना परसेंट जब हम लोग करेंगे, इतना परसेंट जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर है। तो देखिए x + y अगर हम लोग करते हैं यानी कि 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, जब इतना अगर हम लोग करते हैं यानी कि यहाँ पे करेंगे तो कितना जो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी यहाँ 30 - 2 यानी कि 28%, ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे आपको बस इतना सा काम करना है, वो फ्रैक्शन वाली बात, चूंकि जैसे ही फ्रैक्शन वाला आएगा ना तो फिर आपको दिक्कत करेगा, अगर आप फ्रैक्शन पे चलेंगे तब आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले कहा कि मैं 10% की कमी हो गई, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले वैल्यू 10 था, एक घट गया तो कितना हो गया 9। उसी तरीके से फिर बाद में कितना हुआ 20% की कमी आ गई, तो 20% की कमी यानी कि कितना हो गया भाई 1/5, तो यानी कि पहले कितना था वैल्यू 5 था और फिर बाद में कितना हो गया 4, तो यानी कि पहले कितना था 50 और बाद में कितना हो गया 36, यानी कि कितने की कमी आई भाई 14 की कमी आई, कितने में से 50 में से, तो 100 में से कितना की कमी होगी, तो जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा 28%। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है जी। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस
मैं आपको देता हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके आप बनाएंगे, ठीक है। तो वो परसेंटेज इंक्रीज से भी हो सकता है, डिक्रीज से भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और दो आप इस बात को समझिए क्या कह रहे हैं, इसी से रिलेटेड करता है। वो क्या करता है भाई, तो वो कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के लेंथ में, लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है और ब्रेथ में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ भी 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तब आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि एरिया में जो होगा वो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बात बता रहा है। एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा चीज मैं आपको समझा देता हूं। 2-3 चीजें होती है। पहला होता है अपने पास वन डायमेंशनल चेंज। दूसरा होता है अपने पास टू डायमेंशनल चेंज। तीसरा होता है अपने पास थ्री डायमेंशनल है ना, डायमेंशन को देख लीजिएगा आप, है ना, डायमेंशनल चेंज, 3 डायमेंशनल चेंज। और क्या होता है भाई, वन डायमेंशनल फिगर होता है, वन डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर और थ्री डायमेंशनल फिगर। और क्या होता है, वन डायमेंशनल क्वांटिटी और टू डायमेंशनल क्वांटिटी, थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है। चेंज तो और आगे भी जा सकता है, 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल भी संभव होगा, बट फिगर जो है ना 3 डायमेंशनल फिगर तक ही होता है। फिगर में हम लोगों को 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर तक ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इस बात को, और क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटी भी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल तक होता है, ठीक है। तो अब एक बात आपको समझना है कि अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल फिगर है ना, या आप ऐसे कहिए कि 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो उसमें 1 डायमेंशनल चेंज ही संभव है, 2 डायमेंशनल चेंज संभव नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो उसमें 1 डायमेंशनल चेंज भी संभव है और 2 डायमेंशनल चेंज भी संभव है, ठीक है। अगर अपने पास 3 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल क्वांटिटी अगर हो गया, तब उसमें 1 डायमेंशनल चेंज भी संभव है, 2 डायमेंशनल चेंज भी संभव है और 3 डायमेंशनल चेंज भी संभव है। क्या मैं ये इस बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी बात समझिए। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल 1 डायमेंशनल फिगर है या 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जाहिर सी बात है कि 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर होता है तो ये तो हो गया भाई 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। अब 2 डायमेंशनल फिगर है तो मैंने कहा इसमें 1 डायमेंशनल चेंज भी संभव है और 2 डायमेंशनल चेंज भी संभव है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ इतना सा बात कह सकता था कि अगर लेंथ में 10% की वृद्धि हो जाएगी तब क्या होगा, तो यानी कि 1 डायमेंशनल चेंज 1 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, या आपसे कह रहा है कि भाई लेंथ में 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है और ब्रेथ में 20% की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 डायमेंशनल है, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि ये भी संभव है। अब बात यहाँ पे ये है, अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा कि एरिया में क्या चेंज होगा, तो एरिया 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। तो इस बारे में भी आपको ये एक बात ध्यान में रखना है कि 1 डायमेंशनल क्वांटिटी जहां अगर सेंटीमीटर या मीटर है ना, ये अगर लगा हुआ रहेगा, मीटर किलोमीटर व्हाटएवर, ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल क्वांटिटी होगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है या किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होगा। और अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है और किलोमीटर क्यूब है, अगर ऐसा लगा हुआ रहेगा तब आप क्या कहेंगे, ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। तो एरिया, जब भी आप एरिया लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, व्हाटएवर। तो यानी एरिया यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। अगर 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इसमें 2 डायमेंशनल चेंज संभव है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे पूछ देता तो 2 डायमेंशनल चेंज यहाँ पे संभव अगर है, तब हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ये बात कहते हैं कि सर 10% यहाँ इंक्रीज हो रहा है,
10% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1/10, यानी कि 10 से कितना हो गया 11, और फिर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कि कितना 50 से कितना हो गया 66, कितना बढ़ रहा है 16, कितने में से 50 में से, तो 100 में से कितना बढ़ेगा, तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाता 32%। ठीक है, तो ये एक बात है। अब यहाँ पे अब आपको एक बात समझना है, अगर मान लीजिए मैं ये कह देता कि लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है और ब्रीथ में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तब आप बताइए कि पेरीमीटर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, पेरीमीटर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा बताइए। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे चेंज संभव है और ये फिगर आपको लेकिन मालूम होना चाहिए, फिगर आपको और क्वांटिटी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्वांटिटी के बारे में लिख देता हूँ। अगर आपसे ये चीज आप समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, कई बार हम लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। वन डायमेंशनल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ, तीसरा क्या होगा भाई हाइट, चौथा पेरीमीटर, पांचवा सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये सब के सब क्या है, वन डायमेंशनल क्वांटिटी। टू डायमेंशनल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, टू डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होगा, तो ये होगा एरिया, दैट्स ऑल। और थ्री डायमेंशनल की क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है अपने पास वॉल्यूम, ठीक है, ये अपने पास वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब वन डायमेंशनल क्वांटिटी की बात आएगी ना, ये सारे के सारे वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो वन डायमेंशनल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल चेंज संभव है, टू डायमेंशनल चेंज संभव नहीं है, टू डायमेंशनल चेंज इसमें संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन कर देता कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में 10% बढ़ रहा है लेंथ में और ब्रेथ में 20% बढ़ रहा है, तो आप बताइए कि उसके पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज होगा, पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो आप तुरंत कहते हैं कि सर कांट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि ये तो अपने पास टू डायमेंशनल चेंज हो गया भाई, लेकिन पेरीमीटर में वन डायमेंशनल चेंज ही संभव है, यानी कि अगर यहाँ पे 10% बढ़ रहा था तो यहाँ भी कितना परसेंट बढ़ना चाहिए था, 10% ही बढ़ना चाहिए था। अगर यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, दोनों जगह अगर 10% बढ़ रहा है तब पेरीमीटर में भी कितना पड़ता, 10% ही बढ़ता, बस इतनी सी बात, ठीक है। बट एरिया में बढ़ सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल हो सकता है, सॉरी वॉल्यूम की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे थ्री डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बात आपको थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बेसिकली वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, ये चीज। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे और भी ब्रीफ और भी इसको डिटेल्स में मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ द रेडियस एरिया, इसके एरिया में क्या चेंज होगा ये बात बताना है। तो अब आप एक बात मेरे को बताइए कि एरिया क्या है भाई, टू डायमेंशनल क्वांटिटी है। अब टू डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इसमें टू डायमेंशनल चेंज संभव है। तो यहाँ पे रेडियस, चूंकि रेडियस दो हो नहीं सकता है, यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ अपने पास 16, कितना इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज करता है कितने से 16 2 by 3%, 16 2 by 3% का मतलब क्या हुआ 1/6, यानी कि पहले 6 था फिर बाद में कितना हो गया 7, ठीक है। चूंकि r स्क्वायर होता है तो दो बार हम लोग इसको करेंगे, यानी कि पहले 6 था फिर कितना हो गया 7, यानी कि पहले कितना था 36 फिर बाद में कितना हो गया 49, कितना बढ़ रहा भाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या कहेंगे 13 बढ़ रहा है सर, कितने में से 36 में से, तो 100 में से कितना, ये जो करके आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 से अगर हम लोग काटते हैं तो 36, 25 से काटेंगे इसको, 25 या 75, 75 का 5 7, 25 और 7 32, यानी 325/9। इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा 9 × 27, 3 और 5 है ना, 5 और 5 9 6 54, 1/9%, ये आ रहा है, देख लीजिए आपका 36 1/9% ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं,
या आपसे कहा जाता है रेक्टेंगल या स्क्वायर या कुछ भी इस तरीके से कर देगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। अभी जैसे एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन में जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ लेंथ ऑफ चेंज इन इट्स एरिया, ठीक है, ये बात मैंने कहा कि भाई आप बताइए कि अगर किसी भी रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है ना, उसमें उसका जो लेंथ है ना वो 12.5% कम हो जाता है और ब्रेथ में एज इट इज ब्रेथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तब आप बताइए कि एरिया में क्या चेंज होगा। तो अभी हम लोगों ने जाना कि एरिया का कैसा क्वांटिटी है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, और चेंज कैसा हो रहा है, 1 डायमेंशनल चेंज ही हो रहा है, क्योंकि सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, ब्रेथ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है, अगर 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इसमें दोनों संभव है, 1 डायमेंशनल भी संभव है और 2 डायमेंशनल संभव है। तो सीधे आप क्या कहेंगे कि एरिया विल बी चेंज्ड, एरिया में भी क्या होगा, एरिया में भी डिक्रीमेंट कितने का होगा, 12.5% का ही होगा। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ही अपना आंसर जाए, क्योंकि 1 डायमेंशनल में बात हो रही थी, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ब्रेथ में भी अगर कुछ चेंज होता तो हम लोग कुछ कर सकते थे। जैसे अगर यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ कि अगर 12.5% और ब्रेथ में, एंड ब्रेथ increased by 10%, then what will be the change in its area। अब देखिए यहाँ पे एक बार डिक्रीज हो रहा है और एक बार इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल चेंज हो रहा है, तो ये इसमें संभव है, ये इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि संभव है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे, यहाँ पे आप बात को समझिए, 12.5% की बात हो रही, तो 12.5% कितना होता है, 1/8, और यहाँ पे कितना हो रहा है 10%, तो 10% का वैल्यू क्या हुआ 1/10, ये घटने वाला है और ये बढ़ने वाला, राइट। तो यहाँ पे घटेगा, यानी कि 8 से कितना हो जाएगा 7, और वो कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11, है ना 11। तो ये कितना हो गया भाई, 80 से कितना हो गया 77, कितना बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है 3, कितने में से 80 में से, तो 100 में से कितना होगा, बस इतना सा बात आपको निकाल लेना है। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा, यहाँ से काटेंगे तो आपके पास 15/4, ठीक है। 15/4 कहने का मतलब 3.3/4, 3.3/4 सही है, 3/4%, ठीक है। तो ये बात होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं। एक जो हम लोग पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड एक चीज है, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। उसी में थोड़ा सा एक चीज़ और बताना था, तो वो रह गया, तो मैं आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसमें क्या कर रहे थे, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि इफ द प्राइस परचेज नाउ, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं फिर से, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्या कर रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, अगर शुगर का जो प्राइस था वो 20% बढ़ जाता है, तो एक आदमी अपने एक्सपेंडिचर में 10%, मात्र 10% का इंक्रीमेंट करता है, और वो पहले प्राइस बढ़ने से पहले वो 240 केजी शुगर खरीद करके लाता था, यूज करता था, तो अब वो कितना केजी खरीद पाएगा, ये बात बताना है। तो मैंने देखिए पहले भी आपको बताया कि भाई अगर मूल्य और खर्च को अगर हम सेम मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम 100 से इक्वेट करें भाई, तो 20% अगर मूल्य बढ़ जाता है तो मूल्य बढ़ करके कितना हो गया भाई 120 हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि वो अपने खर्च में कितना बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, तो अपने खर्च में कितना बढ़ा रहा है 10, यानी कि 110 हो गया। अब देखिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, कितना कितना परसेंट बढ़ गया और उसके बाद इसका इतना हम बढ़ा देंगे, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ गया, अगर वो 120 लेकर के जाएगा, तो जितना पहले लेकर के आता था उतना भी लेकर के आएगा, क्योंकि पहले 240 केजी लेकर के आता था जब प्राइस कम था, अब प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो 120 लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि 120 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 240 केजी, लेकिन वो कितना लेकर के जाता है, मात्र 110 लेकर के जाता है। तो 110 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 240 अपॉन में 120 इंटू 110, इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि 220 केजी। यानी अब जो वो खरीदेगा वो कितना खरीदेगा 220 केजी। अब मैंने बताया कि आपको जरूरी नहीं कि 100 मान करके चलना है, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका फ्रैक्शन भी ले सकते हो। इसका फ्रैक्शन कितना है 1/5, और यहाँ पे
इसका जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/10। तो दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। और 50 में वो कितना बढ़ रहा है 1/5 बढ़ रहा है, 1/5 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ जाएगा 10 बढ़ जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा 60। और यहाँ पे 1/10 बढ़ रहा है, 1/10 करेंगे तो 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 55। यानी 60 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 240 kg। तो हमें चाहिए कितना यूनिट की वैल्यू 55 kg की वैल्यू चाहिए। तो 55 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 240 अपॉन में 60 इंटू 55। यानी इसको जब हम लोग काटेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 220 kg। ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन में लेता हूं तो आपको और चीजें समझ में आएगी, ठीक है, और चीजों को समझ में आना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा भाई कि अगर प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.3% and a person increases his expenditure by, मान लेते हैं कि ये 25% इंक्रीज करता है, सपोज करिए 25%, चलिए 25% कोई बात नहीं, ठीक है। और 25% अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ ही वाज परचेजिंग, अगर वो उससे पहले बढ़ने से पहले है ना, तो वो कितना परचेज कर रहा था भाई, सपोज कर लीजिए कि वो 300 kg पहले 300 kg, ठीक है, 300 kg वो परचेज कर रहा था। तो ये प्राइस हाइकिंग के बाद वो कितना करेगा ये बात बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन लेंगे भाई, इसका फ्रैक्शन कितना है 1/6 और इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/4। 6 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो 24 का 1/6 बढ़ जाएगा, तो 1/6 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 बढ़कर क्या है तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 कम हो जाएगा, यानी कि कितना कम होगा, सॉरी यहाँ भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है भाई 1/4, यानी करेंगे मतलब 6 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30। और पहले यूज कर रहा था 300 kg, यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 300 kg। तो आपको क्या निकालना है 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 300 अपॉन में 28 इंटू 30, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो 4 से जाएगा, 4 7 28 और ये भी 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 3 75 यानी 75। और आप इसको जब करेंगे तो आपके पास जो भी आ रहा होगा वट, यानी कि आप इसको जब गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 3 15 7 3 21 और 22, यानी 2250/7 kg। अब जो यूज कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा भाई 2250/7 kg। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ जाता है। तो हम लोगों को लगता है सर ये तो अलग टाइप हो गया, तो अलग टाइप नहीं है, टाइप वही है, वही सेम चीज जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, वही है। शॉपकीपर टू मार्क, ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं ये करूंगा कि ए शॉपकीपर वांट्स टू गेन 10% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। एक दुकानदार है, मैं हिंदी में ऐसे बोल भी दे रहा हूं, एक दुकानदार है जो 10% का लाभ कमाना चाहता है, वांट्स टू गेन 10% की प्रॉफिट, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई 20% का ये डिस्काउंट भी देना चाह रहा है, क्या 20% का डिस्काउंट भी देना चाह रहा है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि हाउ मच परसेंट शुड ही इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस टू मार्क। तो अब यहां पे देखिए एक चीज समझिए, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ये कहां से आता है कैसे आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर के लिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों इसी को आप समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 से कंपेयर, बेसिकली क्या करना है 100 से कंपेयर करना है। तो वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है और डिस्काउंट कितना देना चाहता है 20% का। तो हम करेंगे क्या, अब यहां से हमें चाहिए सीपी और हमें चाहिए मार्क प्राइस एमपी, ठीक है। हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए और हमें चाहिए मार्क प्राइस। तो 100 में से अगर हम डिस्काउंट वाला वैल्यू को अगर हम इसमें से डिस्काउंट करके लिख दें तो ये 80 आ जाएगा, और 10 अगर हम इसमें से डिस्काउंट बढ़ा करके लिख दें तो ये कितना आ जाएगा 110, यानी हम बोलेंगे सर 30 की बढ़ोतरी हो रही है कितने में से 80 में से, तो 100 में से कितना होगा, तो 3/8 यानी कि 37 1/2%, ये अपना आंसर होगा। लेकिन ये बात आपको अभी ठीक है, ये तो ठीक है, आपको बनाने के लिए बहुत ही आसान सा बात था, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
लेकिन अब एक बात आप समझिए, एक चीजों को आप समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं लोगों को जो दिया हुआ था, जो डिस्काउंट जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 20%, और जो गेन कर रहा था यानी प्रॉफिट की जो बात हो रही थी वो कितना हो रहा था भाई 10%। अच्छा सर, आप ये कहेंगे अभी तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, है ना। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं भाई कि सर ये तो 20% था और 10% था, तो 100 से बढ़िया से इक्वेट हो रहा है, नहीं बढ़िया से इक्वेट हो जा रहा है। लेकिन अगर 16/3%, 14/7% इस तरह का अगर वैल्यू आ जाए तब हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर मान ली जाए इसके जगह पे मैं ये कह देता कि भाई 16/3% है और यहाँ पे 37/1/2% है, तो अब तो परेशानी बढ़ जाती। 100 से अगर आप करते तो बड़ा परेशानी होता और पॉइंट में वगैरह वगैरह आता तो टेंशन हो जाती, ये आपको और समय ये वेस्ट कर देता। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये तरीका कि इस तरह का सिंपल दे दिया, अगर ये बातें दे दी है तो हम सीधे 100 मान करके सीपी निकालेंगे, तो डिस्काउंट घटा डाले तो सीपी आ जाएगा और गेन जोड़ दें तो वो एमपी आ जाएगा। बस ये आ जाएगा सीपी और ये आ जाएगा एमपी, ठीक है। एक तो यहाँ से बढ़ा कितना 30, तो 80 में से कितना 100 में से ये जाएगा तो कितना जाएगा भाई 37/1/2%, ठीक है। ये बात इतना तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये नहीं रहा तो हम क्या करेंगे 1/5 और इसको क्या करेंगे 1/10। इससे पहले भी हम लोग इस तरह की बात कर चुके, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 50, ठीक है। अब 50 आएगा तब हम लोग यहाँ पे, चूंकि हमें सीपी चाहिए, जब भी हमें सीपी चाहिए दोनों हम सेम मान ले रहे हैं, दोनों को यानी सीपी और एमपी अगर हम सेम ही चीज से इक्वेट करना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में सीपी अगर हमें चाहिए तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट यहां से यानी कि 50 का 1/5 कितना होगा 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। और उसी तरीके से अगर गेन हमें चाहिए तो गेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1/10 बढ़ाना होगा, तो इसका 1/10 कितना होगा 5, तो इसको बढ़ाएंगे कितना आएगा 55। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे सर, 15 बढ़ रहा है कितने में से 40 में से, तो 100 में से कितना बढ़ेगा। फिर से आप इसको काटेगा तो 3/8 आ जाएगा और 3/8 यानी कि 37/1/2%। बात समझ में आई? यानी कि अगर फ्रैक्शन में दे देगा तो हम लोग ये काम करके चलेंगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया है डायरेक्ट अगर 10%, 5%, 15%, 20% का तो 100 मान करके चलेंगे, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। मतलब है कि देखिए हमें सारे रास्ते पता होना चाहिए, अगर हमें सारे रास्ता पता है तो हम किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हैं क्या। और अगर हमें सारा रास्ता नहीं मालूम, यहाँ से अगर हमको जाना है गांधी मैदान और हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सा रास्ता हम अडॉप्ट करें तो फिर क्या होगा भाई, तो दिक्कत है। और अगर मान लीजिए चलो एक रास्ता हमको मालूम है कि इस रास्ते से जाना चाहिए और उस दिन उस रास्ते में नो एंट्री लगी हुई, तो आप क्या करेंगे, तो सारे रास्ते आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से करीब 4-5 रास्ते जो भी जाते हैं सारे मालूम होने चाहिए। उसी तरीके से क्वेश्चंस में भी कि सर जितने भी हो सकता है, जितने भी रास्ते उसमें हो सकते हैं, यानी कि जितने मेथड हो सकते हैं वो सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ और क्वेश्चंस को आप बनाइए, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर, क्वेश्चन है अ शॉपकीपर ठीक है जी। एक शॉपकीपर, मैं फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन मैंने दिया है, सेम क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, वो चाह रहा है कि 25% कमाना चाह रहा है, 25% लाभ कमाना चाह रहा है, और 25% लाभ इस तरीके से कमाना चाह रहा है कि उसको 10% छूट भी दे तब भी 25% का लाभ। ये बात ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि 10% छूट भी दे तब भी उसको 25% का लाभ, ठीक है। तो वो कितना बढ़ा करके अंकित करेगा, उसको मार्क दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वो कमा सकता है। तो देखिए चूंकि यहाँ भी 25% है और यहाँ पे 10% है, तो भाई 100 से बढ़िया से इक्वेट हो जाएगा। तो 100 से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, अभी जैसे हमको सीपी चाहिए तो सीपी के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्काउंट के पास। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों सेम चीज से अगर हम इक्वेशन कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्काउंट के पास। तो यहाँ पे कितना है भाई 90, 10 का डिस्काउंट 90 हो जाएगा। 25 का गेन चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 125, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा 35 बढ़ाना पड़ेगा कितने में से 90 में से, तो 100 में से ये करेंगे, हमारे पास जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। इसको जब आप काटिएगा तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 350/9, 9 से अगर आप काटिए 9 तिया 27, और है ना जी 9 तिया 27, और फिर हो जाएगा 9 8 72,
और 8/9%, ये 38.8/9%, ये अपना आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही, चीज़ें समझ में आ रही। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको, जल्दी से आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप बनाइए। अच्छा अच्छा, उससे पहले इसी क्वेश्चन को 25% और ये 10% था भाई। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम वो बोले कि भाई आप फ्रैक्शन से बना दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 और ये कितना आएगा 1/10। तो वो दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 40 में अगर हमको चाहिए डिस्काउंट वाला वैल्यू 1/10 यानी 4 का डिस्काउंट, ये कितना हो जाएगा भाई, डिस्काउंट देंगे ना 10%, 1/10 यानी कि 1/10 अगर हम लोग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का अगर हम लोग डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 36, और यहाँ पे 1/4 अगर बढ़ाना है, 1/4 यानी 10 बढ़ाना तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है भाई 14 बढ़ रहा है, कितने में से 36 में से, तो 100 में से कितना, तो देखिए जब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, फिर काटेंगे तो 50 दूनी 100, 9 दूनी 18 कट जाएगा, यानी 7 में से 35 यानी 350 बटे कितना आ रहा है 9, 350 बटे 9 यानी कहेंगे 38, 8/9%। ये जो आ रहा है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। चलिए जल्दी से आप बना करके मेरे को बताइए, जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइएगा। पहले दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद पॉज करिएगा। यहाँ पे 20% दे रहा है और यहाँ पे 25% दे रहा है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, कितना परसेंट इंक्रीज करके मार्क करेगा, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज करके लिखेगा, ये बताना है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। जी बताइए जल्दी से, बन गया? चलिए देखिए, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5 और 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। तो वही कितना हो जाएगा, 4 और 5 को गुना करेंगे कितना आएगा 20। चूंकि इसी से अगर हमको सीपी और एमपी दोनों निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट 1/4 यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे तो कितने का डिस्काउंट जाएगा 5 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे 1/5 का ये गेन जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 यानी कि कितना हो जाएगा 24। कितना बढ़ रहा है इसमें से 9 बढ़ रहा है, कितने में से 15 में से, 100 में से कितना बढ़ेगा 3 3 9 3 5 15, 3/5 कहने का मतलब कितना होगा 60%। ये अपना आंसर आसान सा तो जी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाइए आप जल्दी से। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 16 2/3% और यहाँ पे है 20%। चलिए जल्दी से बनाइए तो फास्ट, वीडियो पॉज करके बनाइए। ठीक, चलिए मैं बना देता हूँ। भाई यहाँ पे कितना हो रहा है 1/6 और ये कितना हो रहा है 1/5, 30। हमें चाहिए सीपी और एमपी, ठीक है, हमें क्या चाहिए सीपी और एमपी, राइट। तो सीपी यानी 1/5 अगर हम लोग लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लेस जाएगा यानी क्या हो जाएगा 24। और एमपी चाहिए तो एमपी कितना बढ़ाना पड़ेगा 1/6 के लिए 35 हुई हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये 11 बढ़ रहा है, कितने में से 24 में से, 100 में से कितना, आप इसको कट करेंगे भाई 4 से काटेंगे, 4 से 24, 25 4 25 24 यानी काटेंगे 275 अपॉन में 6, ठीक है। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना होगा 6 चौके 24, 3 और 5 6 25 30, 5/6 इतना परसेंट, 45.5/6%, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, इसी में एक और इसी में क्वेश्चन एक बनता है भाई, जैसे अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई 20% का गेन कमाना चाहता है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, देन से हम क्वेश्चन बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सेम बात है। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि इफ the cost price of an article that, ठीक है जी।
तो देखिए मैं फिर से ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम वही बात कि भाई एक दुकानदार है कि 25% का वो डिस्काउंट भी देना चाहता है और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। 25% के डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। यदि उसके आर्टिकल का जो मूल्य है वो 1500 रुपये है, तब आपको बताना है कि भाई उसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही यहाँ पे दोनों सेम चीज, तो 100 इक्वेट कर लेते हैं। तो 100 अगर इक्वेट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमको सीपी चाहिए और यहाँ पे चाहिए क्या, एमपी मार्क प्राइस। तो सीपी लाने के लिए हम लोग जब 100 से इक्वेट करते हैं तो डिस्काउंट वाला पार्ट को घटा लेते हैं 100 में से, तो ये कितना आ जाएगा 75, और मार्क प्राइस वाला में गेन में जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है, सॉरी ये इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, राइट। तो अब देखिए एक काम तो यहाँ पे ये किया जा सकता है कि सर यहाँ पे कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, एक तो ये निकाले से जितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है ना, उतना प्रतिशत का वृद्धि हम उसके कॉस्ट प्राइस में कर देंगे, ये बात कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम एक दूसरा तरीका से ये कर सकते हैं कि सर हमारे हिसाब से तो सीपी कितना होना चाहिए 75 और मार्क प्राइस कितना होना चाहिए 120, यानी कि अगर 75 की वैल्यू रहेगी, अगर कोई सामान अगर हम 75 में खरीद करके लाए तो उसका हमको नोट कितना करना पड़ेगा 120। अगर ऐसा नोट करेंगे तो ये वाला कंडीशन हमें मिल जाएगा कि 20% का लाभ भी हो जाएगा और 25% का हम छूट भी दे देंगे, ये बात हो जाएगी। लेकिन वो लाया खरीद करके कितने में है 1500 में, तो वो हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि सर 75 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 1500, तो हमें चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, चूंकि 120 मार्क करना है तो 120 यूनिट की वैल्यू 120 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कितना यूनिट, कितना मल्टीप्लाई 20 से हो रहा है, उसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 24। क्या बात समझ में आई ना, क्या जी, हाँ या ना बोलिए। जहां देखिए जब भी मैं बोलता हूँ हाँ या ना बोलने के लिए आपको तुरंत बोलना है, हाँ या ना उसी समय आपको बोलना है। एक तो अलग बात है वो जो ऐप पे आप हाँ या ना बोल रहे हो अलग बात है, बट वीडियोस को देखते समय भी आपको हाँ या ना बोलना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से, फास्ट। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, 25% का डिस्काउंट देना चाह रहा है, ठीक है। और अगर उसका ये दिया हुआ है 4500 रुपया, ₹4500, तब आपको बताना है कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा, जल्दी से बताइए तो जी। शॉपकीपर जो है ना 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, तब आपको बताना है, देन यू हैव टू फाइंड, और ये दिया हुआ है आपको सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तब आपको बताना है कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा। जी चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट। चलिए मैं भी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से इक्वेट करेंगे, अगर 100 से इक्वेट हो रहा है तो 100 से करेंगे, अगर 100 से इक्वेट नहीं होगा तो हम उससे भी अभी करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमें चाहिए सीपी और यहाँ पे चाहिए हमें एमपी। तो सीपी चाहिए, जब हम डिस्काउंट यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 75 मार्क प्राइस, यानी कि 110 हो गया भाई। 75 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 4500, ठीक है, 4500 दिया हुआ है, तो हमें चाहिए 110 यूनिट की वैल्यू। तो 110 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 110 यूनिट की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 4500 अपॉन में 75 इंटू में 110, ठीक है। काटिए, तो यहाँ से काटेंगे तो 15 से कटेगा, 15 × 45 और 15 × 5 75, है ना, और फिर ये 5 से कट जाएगा भाई, 5 × 30 और 11 × 66, यानी कितना रहा है 6600 रुपीज, ये अपना आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। अगर देखिए इसको अगर वो भी करके चलते 1/10 और यहाँ पे 1/4, तो कितना हो जाता 40 आ जाता भाई। और यहाँ पे हमको चाहिए सीपी और यहाँ पे चाहिए क्या एमपी, राइट। यहाँ पे अगर सीपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले पार्ट पे जाएंगे, 1/4 का डिस्काउंट, यानी कि 10 का डिस्काउंट, यानी कितना हो जाएगा 30, और मार्क प्राइस चाहिए तो गेन पे जाएंगे 1/10, तो 1/10 ये कितना हो जाएगा 44। कितना बढ़ रहा है 14 का बढ़ोतरी हो रहा है, कितने में से 30 में से, तो 100 में से कितना होगा, ठीक है। तो जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0, अच्छा सॉरी आपको ये नहीं निकालना था, परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालना है, आपको सीधे क्या करना है कि सीपी दिया हुआ 4500, तो 30 यूनिट की वैल्यू हो गई कितना 4500, तो आपको निकालना है कितना 44 यूनिट की वैल्यू। तो 44 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4500 अपॉन में 30 इंटू 44, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 15 × 45 150, इसमें अब गुना करेंगे तो 0, 15 × 60, फिर 15 × 60 और 6 66,
6600 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि बाई इंक्रीजिंग प्राइस। नहीं, किसी आर्टिकल है, कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु में अगर 20% बढ़ा दिया जाता है ना, 20% जब बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 360। ये क्वेश्चन कुछ हमको बताने वाला नहीं, पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बोलूं कि कोई एक संख्या और उस संख्या में अगर हम 20% बढ़ा देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो बस वही बात है भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, 20% का वैल्यू क्या हो, 1/5। तो अगर ये हमारा मेन वैल्यू है तो 5 का अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना, एक बढ़ाएंगे कितना होगा, 6। और 6 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है, 360। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 5 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 60 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे कितना से करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। दिस इज ऑल अबाउट। या आप ऐसे कर सकते थे कि सर 120%, 20% बढ़ा तो 120% हो गया कितना, 360। तो हमें चाहिए कितना, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 120 इंटू 100। अगर जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास फिर से कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो चलिए खैर ये आसान सा क्वेश्चन है। और अभी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।